Welcome to my YouTube channel. Please subscribe and press bell icon to receive future updates. आज मैं नीट फिज़िक्स पेपर जो कि सितंबर 12 2021 में पेपर था कुछ दिन पहले ही, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आप ये सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन देखिए ताकि आपको पता चले कि अगर आपका सही हुआ है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर गलती हुई है तो कहाँ पे गलती हुई है और उसको कैसे करना चाहिए था वो आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि नीट 2021 में आ चुकी है। प्रॉब्लम ऐसी है कि एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। तो ये LCR सर्किट है सीरीज़ में, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप्स गिवन है 40 वोल्ट, 10 वोल्ट यानी कि 10 वोल्ट और 40 वोल्ट। तो इंडक्टर में 40 वोल्ट वोल्टेज दिखाई गई है और कैपेसिटर में 10 और 40 वोल्ट किस में है, रजिस्टर में। ये तीनों वोल्टेज जो है यहाँ पे RMS वोल्टेजेस हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है एम्पलीट्यूड। जब मेंशन नहीं किया जाता है तब होता है RMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। The amplitude of current flowing through LCR series circuit is 10√2। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दिया गया है, IRMS नहीं दिया गया है, तो RMS आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। और हमें जो पूछा गया है इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, तो इसका सोल्यूशन आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए इम्पीडेंस के लिए सिंपली आपको VRMS यानी कि टोटल जो V होगा VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, लेकिन यहाँ पे जो V है वो हमें निकालना पड़ेगा और IRMS जो है वो हमें निकलेगा एम्पलीट्यूड करंट से। तो गिवन आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो है वो गिवन है किसके बराबर, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज I0 10√2। देयरफॉर IRMS जो है IRMS का वैल्यू बराबर होता है I0/√2। तो गिवन I0 जो है I0 बराबर है किसके, 10√2। तो 10√2 डिवाइडेड बाई √2, ये √2 कैंसिल होगा, यहाँ पे √2 कैंसिल होगा, बचा 10 एम्पियर। तो I जो है वो बचा 10 एम्पियर। इसके बाद आप देखिए जो RMS वैल्यू, यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये करंट्स है 10 वोल्ट, सॉरी जो वोल्टेज है 10 वोल्ट, 40 वोल्ट और 40 वोल्ट, ये एक जो है ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे जो फाइनल VRMS जो आपको निकालना है वो यहाँ पे है, इस ट्रायंगल का जो ये थर्ड साइड है वो VRMS जो आपको निकालना है। VRMS में इसका VR लिखता हूँ शॉर्ट में। आप देखोगे कि वोल्टेज जो होती है रजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज होती है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो ये इन फेज है। लेकिन जो वोल्टेज होती है इंडक्टर में वोल्टेज होती है वो आगे होती है VR से बाय 90 डिग्री, और VC जो होती है वो लैग बिहाइंड करते हैं थ्रू 90 डिग्री। इसलिए यहाँ पे जो ये डिफरेंस है VL माइनस VC वो परपेंडिकुलर होगा किसे, VR को। ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे सिंपली अगर आपको पूछा जाएगा कि LCR सर्किट में क्या होता है, LCR सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप्स आप देखोगे उसमें क्या होगा, जो रेजिस्टेंस का में वोल्टेज ड्रॉप होता है उस वोल्टेज के साथ जो है परपेंडिकुलर होता है जो इंडक्टर है, इंडक्टर और कैपेसिटर की वोल्टेज जो होगी
उनकी उनकी सब्ट्रैक्शन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, उनका फेज़र जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसे, वी आर के साथ। तो आप डायरेक्ट सम या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते यहाँ पे। इन दो को वी एल और वी सी को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन जो वी आर है इसको आप इनके साथ सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको वेक्टर लॉ यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये कितना बनेगा, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30, तो ये 30 है और ये दूसरा है वी आर 40। तो फिर जो असल में ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर है, यहाँ पे लिखूँगा वी आर एम एस जो हमें निकालना है नेट वोल्टेज, तो वो बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो यहाँ अगर आप देखोगे नीचे यही वी आर एम से हमने लिखा वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, यहाँ पे कैपिटल आर है वी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10, यहाँ पे 30 के बराबर है। तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने 100 कॉमन निकाला, ये बना 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये निकलता है 10√5, ये 50 के बराबर निकलता है फाइनली, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर है। आप देखोगे 25 के बराबर था, 4 4 16, 3 3 9, 25 के बराबर 5 स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर और रूट, तो यहाँ पे बचेगा 10 × 5 दैट इज़ 50। फाइनली जो Z है इम्पीडेंस वो किसके बराबर होगा, वी आर एम एस बाई आई आर एम एस। वी आर एम एस 50 निकला और डिवाइड किया हमने 10 से, तो निकला हमें 5 ओम। सिंपल कंसेप्ट ये है कि जो LCR सर्किट है वहाँ पे जो ये डायग्राम आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि वी आर जो होता है वी आर और वी एल माइनस वी सी जो होता है ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनका सम आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपको पाइथागोरस थ्योरम से मैग्नीट्यूड मिल सकता है, या आप वेक्टर लॉज, एक ही बात है, वेक्टर लॉज यूज़ करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बनते हैं राइट एंगल्ड, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो यहाँ पे वी आर एम एस होता है। तो इसका आंसर जो होगा 5 ओम। अब दूसरी प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। तो ये प्रिज्म गिवन है, यहाँ पे प्रिज्म जो है यहाँ पे इसका एंगल एक 90 डिग्री है, 60 डिग्री है दूसरा। तो अगर आप सम ऑफ एंगल्स जो होता है, एक ट्रायंगल होती है कोई भी ट्रायंगल, इसके तीनों एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ये तो सिंपल 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इसके मुताबिक अगर आप ये देखोगे 90 + 60 इज़ 150, फिर यहाँ क्या बचा 30, तो ये 30 डिग्री होगा ये वाला एंगल। अब लाइट जो है यहाँ से इंसिडेंट होती है एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट होती है। तो आपको पता है कि जब नॉर्मली लाइट किसी भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम में जाती है तब वो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होती है। तो यहाँ इस साइड पे यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होती, देखिए यहाँ पे इस साइड इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन नहीं हुई है, डायरेक्टली पास हो गई। तो मुझे ये कंसेप्ट यूज़ करना है। अब देखिए पहले आपको जो एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ से जो रिफ्रैक्शन होती है वो इस साइड से आके फिर यहाँ से कहीं से जाएगी। तो कट कौन से आर्म्स दो किए, एक तो ये आर्म कट किया, एक ये आर्म कट किया, तो इन दो आर्म्स को कट किया। इसका मतलब जो एंगल ऑफ प्रिज्म है यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा ये वाला विच इज़ 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए फॉर्मूला जो है पढ़ाई जाती है पहले से ही कि R1 + R2 जो इंटरनल ये होते हैं एंगल्स। सपोज़ यहाँ से मैं लार्जर डायग्राम दिखाऊंगा। जब यहाँ से लाइट आती है नॉर्मल के साथ, सपोज़ अगर कोई और एंगल बनाती विद नॉर्मल, अगर ये कोई डिफरेंट एंगल बना, सपोज़ ये नॉर्मल है यहाँ से, तो अगर लाइट यहाँ से आती ऐसे, तो यहाँ ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाती, तो वो होता है R1। फिर जब यहाँ से या इसके साथ स्ट्राइक करती, तो यहाँ पे जो ये नॉर्मल के साथ दूसरा एंगल बनाएगी उसको हम R2 कहते हैं।
अब यहाँ जो लाइट है ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, तो नॉर्मल के साथ ये लाइट जो है यहाँ पे नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में होगी, तो नॉर्मल के साथ ये एंगल ज़ीरो बनाएगा। तो इसका मतलब जो R1 होगा, ये वाला एंगल जब ये ज़ीरो होगा, जब ये क्लोज आएगी इसके साथ, तो ये R1 भी यहाँ से क्लोज आएगा नॉर्मल के साथ, तो ये ज़ीरो बनेगा। तो R1 यहाँ पे ज़ीरो है। जब R1 ज़ीरो है, क्योंकि लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, R1 इज़ ज़ीरो, तो R2 जो बनता है वो फिर 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि यहाँ पे एंगल R1 प्लस R2 इजकल टू 30 डिग्री। R2 30 डिग्री के बराबर है। अब हम स्नेल्स लॉ सिंपली यूज़ करेंगे। स्नेल्स लॉ के लिए यहाँ पे जो दूसरा है R2 और इमरजेंस एंगल के बीच में स्नेल्स लॉ यूज़ करेंगे। μ1 यानी कि इसका μ1 साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ E। तो ईयर का जो म्यू है वो 1 हम लेते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या, जब स्नेल्स लॉ यूज़ करते हो तो यहाँ पे बनता है √3 साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ऑफ E। √3 साइन 30 1/2 के बराबर होता है, तो √3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ E। फिर √3/2 का वैल्यू जो होता है यहाँ पे ये 60 डिग्री के बराबर होता है, साइन 60 के बराबर, तो E बनेगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर है ये वाला। इसमें सिंपली स्नेल्स लॉ यूज़ किया गया है, और जो एक फार्मूला है R1 प्लस R2 यानी कि इंटरनल एंगल्स जो होते हैं, इसमें जो रिफ्रैक्शन के बाद R1 और R2 मैंने दिखाया R1 कौन सा है, तो यही रिलेशन, और सिर्फ स्नेल्स लॉ यूज़ करना है बस। प्रॉब्लम नंबर 3, ये वेरी सिंपल प्रॉब्लम है बहुत ही आसान है। आपने अगर पढ़ा होगा कि एक पॉइंट सोर्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो इन ऐसे स्प्रेड होता है। पॉइंट सोर्स से इलेक्ट्रिक चार्ज होगा पॉइंट सोर्स, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इस तरह से हर डायरेक्शन में वो फील्ड लाइन्स स्प्रेड होती है। तो ये क्वेश्चन इसी पे है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन्स आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन है, डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, एज शोन इन विच डायरेक्शन विल इट मूव। आपको ये कि एक डाइपोल गिवन है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये यहाँ पे एक डाइपोल है, तो आपको बोलना है कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। यहाँ पे एक आंसर है टुवर्ड्स द लेफ्ट की ओर जाएगा, टुवर्ड्स द राइट की ओर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, की अगर राइट जाएगा फिर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। टुवर्ड्स द लेफ्ट एज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, मतलब यहाँ पे आपको देखना है लेफ्ट जाएगा और राइट जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी किस डायरेक्शन में डिक्रीज होगी। आपको मालूम होगा कि जब आप एक पॉइंट सोर्स से दूर भागते हो, यानी कि ये पॉइंट सोर्स से अगर मैं यहाँ ऐसे दो लाइन्स खींचूंगा, एक सेकंड मैं इसको क्लियरली बनाता हूँ। सपोज ये पॉइंट सोर्स है, तो अगर मैं यहाँ से एक दो लाइन्स लेता हूँ, एक ये लाइन और एक ये लाइन, आपको मालूम है कि यहाँ से अगर मैं यहाँ तक जाऊँगा तो यहाँ पे जो लाइन्स है क्लोजली स्पेस्ड है, यहाँ पे दूर है, एक दूसरे से दूर है लाइन्स, बहुत दूर है, यहाँ से नज़दीक है, तो फील्ड यहाँ पे स्ट्रांग होगा। अगर यहाँ पे मैं E1 फील्ड लूँगा, यहाँ पे E2 लूँगा, तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ पे वीक होगा, यहाँ पे स्ट्रांग होगा, यहाँ पे वीक होगा। तो डिक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ में क्या होगा, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ये तो सिंपल कंसेप्ट है। और पॉजिटिव चार्ज अगर आप देखोगे, पॉजिटिव चार्ज वो क्लोजर टू द सोर्स है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फार अवे है। तो पॉजिटिव चार्ज इज क्लोजर टू द सोर्स एंड फील्ड लाइन्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हो तो फील्ड लाइन जो है एक दूसरे से दूर जाती हैं। सो प्लस क्यू विल एक्सपीरियंस लार्जर फोर्स देन माइनस क्यू। तो प्लस क्यू में ज़्यादा फोर्स होगा देन माइनस क्यू, तो प्लस क्यू जो है उस पर ज़्यादा फोर्स होगा देन माइनस क्यू। फिर जब इस पर ज़्यादा फोर्स होगा माइनस क्यू से, तो जो डाइपोल है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ये यानी कि टुवर्ड्स द राइट। अब आपको देखना टुवर्ड्स द राइट एक फोर्थ ऑप्शन भी है, टुवर्ड्स द राइट वाली एक तो ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है। अब इन दोनों में से कौन सी करेक्ट होगी।
सिंपली ये याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी, एक सिस्टम नेचुरली उसी डायरेक्शन में जाता है जब जहाँ पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो और ये कंसेप्ट भी आपको मालूम है कि डिक्रीजिंग इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि ये ओवरऑल बिहेव करता है। ये जो मैंने कहा कि डिक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो ये फील्ड, ये जो डाइपोल है, ये इस पर ज़्यादा डोमिनेट कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी जब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ज़्यादा क्लोज पॉजिटिव चार्ज है। तो या आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हो कि एक सिस्टम जो है वो हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी की ओर जाता है। तो जब ये तो कन्फर्म है कि ये राइट से ये लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये सिस्टम जो है डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी की ओर जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ये वाली, टुवर्ड्स द राइट एज द पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4, A capacitor of capacitance C is connected across an AC source of voltage V with V is equal to V naught sin omega t डिस्प्लेसमेंट करंट। आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट निकालनी है। तो यहाँ पे कैपेसिटर C गिवन है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो अप्लाई की गई है वो है V naught sin omega t। आपको मालूम है कि जो Q होता है, चार्ज होता है कैपेसिटर में, वो होता है बराबर C कैपेसिटेंस इंटू V वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो बराबर होती है dQ/dt। तो यहाँ पे गिवन है जो डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होता है dQ/dt। तो C कांस्टेंट है, dV/dt डिफ्रेंसिएशन होगी dV/dt। तो V गिवन है, तो V यहाँ पे इसके बराबर है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है। V की जगह V naught sin omega t वैल्यू डालना है। तो V naught कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा, साइन का डेरिवेटिव है cos omega t। फिर इंटरनल डिफ्रेंसिएशन एंगल, इस एंगल का डेरिवेटिव होता है यहाँ पे। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, आपको एंगल का भी जो इस फंक्शन के अंदर जो भी सब फंक्शन है या इसका जो वैल्यू है अंदर, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। चेन रूल आपने पढ़ा होगा। तो फिर इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे निकलेगा ओमेगा। तो क्या होगा, ये बनेगा C V naught cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो फिर ये इसको रीअरेंज करके बनता है ओमेगा V naught ओमेगा C cos ओमेगा टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन नंबर 1। इसमें ज़्यादा मसला नहीं है, सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dQ/dt निकालना है बस। इसमें ज़्यादा फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5। तो प्रॉब्लम क्या कह रही है कि ए थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर, एक ऐसा सपोज एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेडियस क्या है आर, इसका रेडियस आर है। तो इसमें करंट फ्लो हो रही है आई। तो इस कंडक्टर के थ्रू करंट जो हो रही है वो फ्लो हो रही है आई। द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी आर ड्यू टू द केबल विद द डिस्टेंस आर इज गिवन बाय। तो यहाँ से जो करंट के सेंटर से अगर डिस्टेंस आर पे आप देखोगे, कंडक्टर जो है कंडक्टर से दूर डिस्टेंस आर पे अगर आप देखोगे, आपको फील्ड बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड देखना है कितना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए आपको मालूम ही है कि फील्ड जो होता है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, जब भी सोर्स से बहुत दूर जाते हैं तब वो डिक्रीज़ होना चाहिए। आप देखोगे ये बहुत ही, ये एक सेकंड भी नहीं लेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे देखोगे जब डिस्टेंस इंक्रीज़ होती है यहाँ से, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये तो पहले ही गलत है। दूसरा यहाँ पे भी इंक्रीज़ ही हो रहा है, गलत है। यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये सिंपली गलत है। फिर यहाँ से इंक्रीज़ ही होता है, फिर यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट होने लगता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। अब सिंपली अगर आप देखोगे एक ही सेकंड में आप पहचानोगे कि फाइनली एंड पे जो है डिक्रीज़ होना चाहिए, तो आप इसको करेक्ट दोगे। लेकिन अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड बी फील्ड आउटसाइड कंडक्टर फार्मूला है, उसके लिए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो यानी कि बी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर आउटसाइड द कंडक्टर। तो यानी कि जो कंडक्टर है इसके मटेरियल के बाहर,
यानी कि जब आर बड़ा होगा यहाँ से, इसके यहाँ से जो होता है आर जब बड़ा होगा किससे, रेडियस ऑफ कंडक्टर, तो तब क्या होता है, डिक्रीज होता है फील्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है। इनसाइड द कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर के इनसाइड फार्मूला होता है म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो बी यहाँ पे यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, रेडियस। यानी कि जब रेडियस इंक्रीज होगा इनसाइड द कंडक्टर, जब रेडियस इंक्रीज होता है तो बी भी इंक्रीज होता है, यहाँ तक जो है बी इंक्रीज होता है, फिर इसके बाद आर के बाद बाहर आउटसाइड डिक्रीज होता है। तो एक्सप्लेनेशन से भी होगा, लेकिन आप इसको आंखें बंद कर के भी कर सकते थे, इसमें ज़्यादा वो मसला नहीं था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, करेक्ट ऑप्शन यही है। प्रॉब्लम नंबर 6, a convex lens A of focal length 20 cm and a concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter will be। यहाँ पे कंसेप्ट दो कंसेप्ट यहाँ पे आपको यूज़ करने हैं। ये बेसिकली एक ही कंसेप्ट है, लेकिन अब दो लेंस के लिए तो दो कंसेप्ट बनेंगे। आपने जब देखा होगा कि जब जो लेंस होती है कन्वेक्स लेंस में, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल होती है तो वो क्या होता है, वो फोकस पे कन्वर्ज होती है। और जो कनकेव लेंस होती है, अगर दो लाइट रेज इसके फोकस, जो फोकस पॉइंट है उसकी ओर जाना चाहेंगे, ऐसे इसकी ओर जब डायरेक्टेड होंगी तो वो क्या होते हैं, वो पैरेलल निकलते हैं। ये 10th का भी, 10th साइंस में भी ये सिंपल है। ये जो है ये चीज़ें सिंपल हैं, ये 10th साइंस में भी आप देखोगे। आप देखोगे कि ये दो कंसेप्ट इसमें यूज़ करने हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन कन्वेक्स लेंस, मैंने जो कहा पासिस थ्रू फोकस, तो ये फोकस में जाती है, इसका फोकस ये है F1, इसका फोकस ये F2 है। अब इन दो को इन्होंने कंबाइन किया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से जो जो ये लाइट आ रहे हैं यहाँ से, तो ये किसके, यहाँ पे जो फोकस है इसका जो F1 है, वो F1 इस पॉइंट पे है F1, तो F1 पे वो ये लाइट जो है F1 पे कन्वर्ज होती है, तो वो 20 सेंटीमीटर है गिवन, वो 20 सेंटीमीटर वो गिवन है, तो ये डायरेक्टली इस पे जाती। लेकिन बीच में कहीं पे इन्होंने रखी है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस से क्या होता है, कन्वेक्स लेंस को ऐसे इस पोजीशन पे रखते हैं ताकि जो ये बीम ऑफ लाइट है ये पैरेलल निकलती है। ये इसका पैरेलल निकलना मतलब जो इसका फोकस है वो, ये लाइट जो है ये इसके फोकस पे जाती। तो इसका मतलब जो इन दो ये लेंसेज दो इस तरह से इन्होंने रखी हैं ताकि इन दोनों का जो फोकल पॉइंट है वो सेम है। आप देखोगे इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा। इन दो का फोकल पॉइंट जब सेम होगा तब क्या होगा, तब जो डिस्टेंस डी हमें निकलेगी सिंपली वो होगी इन दो की सबट्रैक्शन। ये 5 सेंटीमीटर ये 20 है, तो इन दो के बीच में डिस्टेंस डी होगी वो होगी 15। तो डी इजक्वल टू F1 माइनस F2, 20 माइनस 5 इजक्वल टू 15। ये सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें भी ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यही दो कंसेप्ट अगर आपको मालूम होंगे तो आप सीधे देखोगे कि इन दो की फोकल लेंथ में जो डिफरेंस होगी वही इसका आंसर है। तो इसका आंसर 15। प्रॉब्लम नंबर 7, an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on photosensitive surface of negligible work function. If m is mass of the photoelectron emitted from the surface has a de Broglie wavelength lambda d, then फिर आपको देखना कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। आपको मालूम है कि जब फोटोन जो होता है इंसिडेंट होता है किसी भी सरफेस पे, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कंज्यूम होती है। एक वेल होता है जिसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन, पोटेंशियल वेल। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पे है, इसको यहाँ से ऊपर लाने के लिए कुछ एनर्जी खर्च होती है जिसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं। उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाती है। लेकिन यहाँ पे गिवन है कि आपको नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन लेनी है, यानी कि आपको जो ये एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम होती है वो ज़ीरो लेनी है। तो हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन जो गिवन होती है वो Hc/λ, फॉर्मूला है सिंपल, Hc/λ इज एनर्जी ऑफ फोटोन।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बराबर होगी Hc/λ को माइनस करते वर्क फंक्शन, लेकिन वर्क फंक्शन यहाँ पे नेग्लिजिबल है तो इसको जीरो लेंगे। इसका मतलब जो ये है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Hc/λ, वो ये है इक्वेशन नंबर 1। दूसरी फार्मूला, नीट में सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। दूसरी फार्मूला जो है लैम्डा डी, लैम्डा डी को रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ लैम्डा डी को रिलेशन है, लैम्डा डी इज इक्वल टू h/√2m के ई काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इसको रीअरेंज अगर करोगे आप तो आपको निकलता है काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके h²/2m लैम्डा डी स्क्वायर, यानी कि इसको स्क्वायरिंग करनी है बोथ साइड, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी है, फिर आपको इसको यहाँ ऊपर लाना है यहाँ नीचे, तो इसको रीअरेंज करके आपको ये इक्वेशन निकलती है। फिर क्या होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दो इक्वेशन से आपको निकलेगा, जब इनको इक्वेट करोगे आप h²/2m लैम्डा डी स्क्वायर बाई इज इक्वल टू Hc/λ, तो लैम्डा यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको निकलता है लैम्डा h इज इक्वल टू C/2m लैम्डा डी स्क्वायर, तो लैम्डा जो बराबर होता है 2mc/h लैम्डा डी स्क्वायर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनती है हमारी थर्ड। इसमें कुछ नहीं है, दो इक्वेशंस को सिंपली यहाँ यूज़ करना है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, यही दो इक्वेशन इसको सिर्फ यूज़ करना है, आपको आंसर निकलेगा। प्रॉब्लम नंबर 8, यहाँ पे बहुत सारी फार्मूलाज जो है इसको मिला के इनको मिला के एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। तो कॉलम्स दो गिवन है, आपको देखना है कौन सा कॉलम किसके साथ मैच होता है। यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, रिलैक्सेशन टाइम है और करंट डेंसिटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत मेंस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फार्मूला आपको मालूम है, ये आपको याद ही रखनी होगी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो होती है बराबर ई होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड मास, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये फार्मूला ही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ये आपको याद ही रखनी होगी। इस तरह से जो करंट डेंसिटी होती है जे बराबर होती है सिग्मा कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेकिन कंडक्टिविटी और इसके जो रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन होती है वो होती है इन्वर्स रिलेशन। तो यहाँ पे मैं सिग्मा की जगह लूँगा 1/ρ, तो फिर इसको यहाँ लेता हूँ, इसको वापस लाता हूँ यहाँ पे, तो ρ बराबर होता है E/J, वो यहाँ पे गिवन है देखिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे इसके बराबर है, सिंपली रिलेशन। तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर है, E/J। फार्मूला याद रखने बस, नीट में हर कोई क्वेश्चन आपको आ सकता है। और एक और जो है रिलेशन, ये भी इसके साथ ही आपको याद रखनी होगी, जो रेजिस्टिविटी बराबर होते हैं वो होते हैं m/n² टाउ। तो जो टाउ है यहाँ पे वो होता है रिलैक्सेशन टाइम, m/n², नंबर ऑफ n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको रीअरेंज करोगे तो टाउ निकलेगा बराबर, यानी कि इसको यहाँ टाउ को यहाँ ऊपर और रो को नीचे, तो यहाँ पे m/n² रो के बराबर आएगा। इसके बाद है जे इज इक्वल टू I/A। तो I जो करंट है इसकी रिलेशन है NeAVD, फॉर्मूला है सिंपली A और A कैंसिल होगा NeVD बाई, तो यहाँ पे J बनेगा NeVD सिंपल। अगर आपको ये वाली ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद नहीं होती, लेकिन इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को जो I बराबर है किसके NeVD, ये दो इक्वेशन याद होनी चाहिए, और ये J इज इक्वल टू सिग्मा E, ये तीन आपको कम से कम याद रखनी होगी। तो फोर्थ वाला जो है वो खुद निकलता, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन बचता। इनको मैंने टिक मारा, इनको आप ज़रूर याद रखोगे और कोई चारा नहीं है। प्रॉब्लम 9, एक रेडियो एक्टिव, ये बहुत ही सिंपल है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस यहाँ पे गिवन है, एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर Z है और A मास नंबर, अंडरगोज स्पॉन्टेनियस डिके इन सीक्वेंस। तो इसमें इसको डिके होता है, क्या होता है, पहले एटॉमिक नंबर जो होता है कम होता है -1, फिर अचानक से यहाँ से 2 और कम हो जाते हैं,
प्रोटॉन्स 2 और कम हो जाता है तो Z-3 बन जाता है, एक और प्रोटॉन इंक्रीज़ होता है यहाँ पे तो Z-2 बनता है। तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्रोटॉन होता है यहाँ पे -2 प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पे होता है +1 प्रोटॉन। तो ये सब कहाँ कहाँ पे होता है आपको देखना है कि अल्फ़ा डिके है, बीटा डिके है और बीटा प्लस डिके है। ऑर्डर देखना है कौन सा है। आपको मालूम है कि बीटा प्लस जो है इससे डिक्रीज़ होता है, जब बीटा प्लस डिके होता है तो उससे डिक्रीज़ होता है एटॉमिक नंबर बाय 1। और अल्फ़ा डिके जो होता है, अल्फ़ा पार्टिकल जब निकलता है किसी न्यूक्लियस से तो वहाँ पे डिक्रीज़ होता है एटॉमिक नंबर बाय 2, क्योंकि जो यहाँ पे गिवन है कि अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है और बीटा प्लस जो होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। और बीटा माइनस डिके में इलेक्ट्रॉन जो है निकलता है न्यूक्लियस से, यानी कि जो बीटा माइनस में असल में जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और वहाँ पे बचता है प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है बाय 1। तो अब आप इन कंसेप्ट को यूज़ करोगे। यहाँ पे क्या होगा, जब Z-1 कहाँ होता है, जब बीटा प्लस डिके होता है। तो यहाँ पे बीटा प्लस डिके हुआ पहली इक्वेशन में, तो दूसरी बार -2 होता है, दूसरी बार क्या होता है -2, तो यहाँ पे अल्फ़ा डिके होगा। फिर यहाँ पे Z-3 को +1 कीजिए, Z-2 आता है, तो यहाँ पे होता है बीटा माइनस डिके। सिंपली ऑप्शन 3 है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बीटा प्लस डिके, अल्फ़ा डिके और बीटा माइनस डिके। एक और प्रॉब्लम है, ये भी 10th लेवल की प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे कुछ खास नहीं है, आपको गिवन है कि 4 रेजिस्टर्स है या 4 वायर्स आप कहोगे, उनकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, तो वो सेम मटेरियल। आपको ये फार्मूला जो है R=ρL/A आपको पता है होगा कि जो रेजिस्टेंस होती है वो रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे गिवन है कि ये सेम है, ये सेम है, ये रेजिस्टिविटी सेम है, यानी कि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। सब सेम है तो इसका मतलब सब इन सब की जो रेजिस्टेंस होगी वो सेम होगी, R। तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस गिवन है पैरेलल केस में जो गिवन है वो 0.25 गिवन है, यानी कि 1/RP = 1/R + 1/R1। तो ये आपको मालूम है कि पैरेलल रेजिस्टेंस में 1 जो इन्वर्स होते हैं उनका सम बराबर होता है 1/RP नेट। तो ये बनेगा, बेस सेम है तो न्यूमरेटर्स को ऐड होगा, तो ये बनेगा 4/R। 1/RP आपको मालूम है कि RP जो है वो गिवन है किसके बराबर, 0.25। तो यहाँ पे पहले आप रीअरेंज कर सकते हो, ये 1/R बराबर है किसको, 4/R को, तो RP जो बराबर होगा R/4। रेसिप्रोकल दोनों को करना है, इसको भी रेसिप्रोकल कीजिए, इसको भी रेसिप्रोकल कीजिए। फिर क्या होता है फिर यहाँ पे RP का वैल्यू डाल सकते हो यहाँ पे, तो R/4 जो है बराबर होगा 0.25। तो RP का वैल्यू यहाँ पे 0.25 है, 0.25। तो R = 4 × 0.25, वो बनता है 25/100। 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा 1/4, 4 × 1/4 1 Ω। तो रेजिस्टेंस जो है इन सारी जो वायर्स हैं इनकी रेजिस्टेंस 1 Ω है। तो अब इनको जब कनेक्ट करते हैं हम सीरीज़ में तब सिंपली सम होता है, तो 1 + 1 + 1 + 1 = 4 Ω। सिंपली आंसर है 4 Ω। ये क्वेश्चन भी 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता, मैंने अब एक्सप्लेन किया तो एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप जो फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे वो मिस ना कर सकें। फ़िलहाल मैंने 10 प्रॉब्लम सॉल्व की है नीट 2021 की, तो बाकी प्रॉब्लम्स में भी सॉल्व करूँगा और वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी। फ़िलहाल मैं थोड़ा बिज़ी था।